हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 4 जो आपका सिलेबस है उसमें इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी दोनों को मर्ज किया गया है और बहुत सारी थियरीज जो हैं उसमें इंटेलिजेंस से रिलेटेड, जैसे मैंने एक चिट बना के रखा है यहाँ पे, तो उसमें इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है वो स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी और मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है, थॉर्नडाइक है, गिलफोर्ड की, और कैटेल्स थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर की, और इमोशनल इंटेलिजेंस, इतनी चीज़ें इसमें आ रही हैं। यानी इन सबों पर लगभग 6, 7, 10 वीडियो में ये कंप्लीट होगा, क्योंकि कोई भी वीडियो हम 15 मिनट से एक्सीड करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई कोई 17, 18 मिनट का भी हो जाता है बातों को ख़त्म करते करते। नेक्स्ट है आपका पर्सनालिटी चैप्टर, भी इसी यूनिट में मर्ज किया गया है। तो पर्सनालिटी, नेचर एंड डिटर्मिनेंट्स थियरीज जो हैं वो नई थियरीज जो हैं वो पहले की थियरीज को छोड़ दिया गया है। जो न्यू थियरी, फ्राइड की थियरी तो पुरानी है, लेकिन एरिक्सन, बंदुरा, कैटेल, कार्ल रॉजर और इंडियन अप्रोच एंड पर्सनालिटी मेजरमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं। तो हम लोग सीक्वेंस से ही चलेंगे, पहले इंटेलिजेंस को ख़त्म करें, फिर हम पर्सनालिटी के नेचर पर बात करेंगे। एक वीडियो इस तरह से देंगे कि दोनों ही पार्ट इस यूनिट का, यानी यूनिट 4 का, आपका कंप्लीट हो और टच होता रहे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं इंटेलिजेंस पर। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसलिए इंटेलिजेंस के संबंध में हम उसकी परिभाषाओं के संबंधित और कैसे इंटेलिजेंस का अध्ययन मनोविज्ञान में सम्मिलित हुआ, इस पे बात करेंगे। देखिए, फ्राइड ने वुंट ने जिस मनोविज्ञान की स्थापना की, वहाँ पे किसी वहाँ पे एडल्ट ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग के अध्ययन, कॉन्शियस एक्सपीरियंस के अध्ययन की बात की गई थी। लेकिन 19th सेंचुरी के आखिरी हिस्से में एक नया एजिटेशन शुरू हुआ और उसके जो प्रवर्तक थे वो गॉल्टन थे, कैटेल थे, और भी कुछ लोग थे। और इसमें उन्होंने मनोविज्ञान में इंडिविजुअल डिफरेंस की, वैयक्तिक भिन्नताओं के अध्ययन की बात शुरू की। वैयक्तिक भिन्नताओं के अध्ययन की बात उन्होंने शुरू की और उनके विचारों से मतभेद करते हुए, उनके विरोध में जाते हुए, उन्होंने इन अध्ययनों को मनोविज्ञान में जगह देना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी और बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था इंडिविजुअल डिफरेंस पर, क्योंकि तब लगने लगा कि वुंट जिस बात के लिए, विलेम वुंट जिस बात के लिए इंसिस्ट कर रहे थे कि हमारा जो मनुष्य है उसके जो परिभाषा उन्होंने दी थी उसके विरुद्ध बात आने लगी और ये कल्पना लगने लगा कि सिर्फ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग को ही साइकोलॉजी में स्टडी किया जाएगा। अब बात यहाँ तक पहुँची कि ये बात बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगी कि संसार का कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होता है, कुछ ना कुछ अंतर्भेद, यानी उनके कॉन्शियस एक्सपीरियंस, किसी एक के कॉन्शियस एक्सपीरियंस का अध्ययन करके हम दूसरे पर उसको जनरलाइज करें, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। कॉन्शियस एक्सपीरियंस डिफर करते हैं, और क्यों डिफर करते हैं? क्योंकि मनुष्यों में भिन्नता होती है एक दूसरे के बीच। तो इस भिन्नता के अध्ययन की बात जो है वो शुरू हुई। अब आइए हम लोग इस पर आते हैं कि इसमें 2 फैक्टर्स जो हैं वो सामने आए और इस बात की खोज होने लगी कि मनुष्यों को इंटेलिजेंस, यहाँ पर बुद्धि, इस 2 तरह की चीज़ें आई, एक तो बुद्धि और दूसरा व्यक्तित्व। तो हम लोग यहाँ पे बुद्धि के बारे में बात करेंगे। ये जो भिन्नता होती है किस स्तर पर होती है? तो बुद्धि पे होती है, और हर आदमी का एडजस्टमेंट अलग अलग होता है, समस्याओं के समाधान करने का तरीका अलग अलग होता है, और
एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सीखने की क्षमता अलग अलग होती है और बहुत तरह की चीज़ें जो है वो बहुत डिफर करती हैं एक दूसरे से, और इन सबों के सहयोग से ही एक ऑर्गेनाइज्ड एंड संगठित व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो ये चीज बहुत स्ट्रांगली जो है साइकोलॉजी में, और धड़ाधड़ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड मेजरमेंट ऑफ, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इंटेलिजेंस को मेजर करना बहुत आसान था, मेजर करना, उसको मापना बहुत आसान साबित हुआ कि किसी भी टेस्ट को बनाया और इंटेलिजेंस को, उसकी क्वालिटी, उसका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई गई, उसकी जटिलता को बढ़ाई गई और धीरे 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 उसके इंटेलिजेंस को मापा गया। मगर एक बड़ी समस्या सामने ये आई कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, ये समझना बहुत मुश्किल हो गया। व्हाट इज इंटेलिजेंस, ये समझना बहुत, और ये भी स्पष्ट हुआ कि इंटेलिजेंस एक योग्यता है, एक एबिलिटी है, और एबिलिटी जो है वो कुछ इनेट भी होती है, यानी जन्मजात भी होती है, कुछ एक्वायर्ड भी होती है। तो कुछ कार्य हम इनेट एबिलिटी से करते हैं, समाधान उसका, और कुछ कार्यों के लिए हमें अक्वायर करना पड़ता है, अक्वायर यानी एक्विजिशन यानी लर्निंग। तो और कहीं कहीं किन्हीं 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 निश्चित प्रकार की क्रियाओं के लिए हमको दोनों का समन्वय चाहिए, सम इनेट कैपेसिटी एंड सम लर्न कैपेसिटी यानी अक्वायर्ड कैपेसिटी हमको चाहिए, वो एबिलिटी भी हमको चाहिए। तो इसके लिए भी इंटेलिजेंस के अध्ययन जो है वो बड़े तेजी से अध्ययन क्षेत्र में अपना स्थान ग्रहण करने लगे। एबिलिटीज के आधार पर आपका कितना पोटेंशियल है, हाउ मच पोटेंशियल यू आर। आप सभी क्लासेस में देखेंगे कुछ लड़कियों को बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, कुछ गुड लर्नर होते हैं, कुछ लड़कियां जो है वो बस उनको प्लेट में सजा के दे दीजिए और वो खा लेती हैं, तो मतलब निगल लेती हैं और जाके कॉपी पे उगल देती हैं। तो देर इज सो मेनी टाइप्स ऑफ गर्ल्स इन अ सिंगल क्लास, अगर हम आपको एग्जाम्पल पर कहें। तो ये किस चीज़ का परिणाम है? ये परिणाम है आपके डिफरेंट टाइप के एबिलिटीज का। किसी को लर्निंग बहुत अच्छी होती है, लर्न बिहेवियर बहुत अच्छा। इनेट कैपेसिटी, उसको दो कैटेगरी में बांटा है। एक कैपेसिटी होती है कि जो हम जन्मजात लेके पैदा होते हैं, और एक कैपेसिटी होती है कि हम उसको जन्मजात लेके पैदा नहीं होते हैं, बल्कि उसमें हम सीखते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ अडेप्टेशन, फॉर अडेप्टेशन, अपने को समायोजित करने के लिए। तो इन दोनों के बीच कौशल सीखते हैं जिसको हम स्किल्स कहते हैं, और यहाँ पर योग्यताएं जो है वही निर्धारित, और कभी कभी हम दोनों प्रकार के योग्यता, एक्वायर्ड एंड इनेट, दोनों कैपेसिटी को मिला के किसी समस्या का समाधान, अडेप्टेबिलिटी को हम अपने रिच करते हैं, एनरिच करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और वहीं पर इसमें व्यक्तिक भिन्नताएं बहुत बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। आप एक ही क्लास में अगर आप देखें तो ये आपको मिलेगा एज एग्जाम्पल। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स। हम लोग हर साल जो एक नया बैच आता है उसमें हम ये देखते हैं कि कुछ बच्चियां बहुत आगे बढ़ के हर चीज़ में हिस्सा लेती हैं, कुछ पीछे रह जाती हैं, कुछ बैक बेंचर्स की तरह बैठना, जिनका काम सिर्फ मेकअप करना है, बहुत टाइम निकाल देती हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम करती हैं। तो ये सब इंडिविजुअल डिफरेंस के उदाहरण हैं। और अब यहाँ पे इस कॉल पे हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। मैंने पहले भी आपको इसी वीडियो में कहा कि इंटेलिजेंस को मापना बहुत आसान है हुआ मनोवैज्ञानिकों के लिए और साइंटिस्ट्स के लिए, लेकिन इंटेलिजेंस को डिफाइन करना, व्हाट इज इंटेलिजेंस, दैट इज वेरी टफ, दैट वाज वेरी टफ एंड स्टिल इट इज टफ। इंटेलिजेंस है क्या? तो इस पर बहुत सारे, सबसे पहले हम तज़किरा करना चाहेंगे एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल का विचार था कि मनुष्य को कई प्रकार की आत्माएं होती, उनकी तो सारी, मतलब दार्शनिकों की तो सारी चीज़ें धर्म के
आधार पर उस वक्त नया नया बिल्कुल धर्म से रिबेल शुरू हुआ था और उन्होंने कहा कि बहुत तरह की आत्माएं होती हैं और प्रत्येक आत्मा में एक निश्चित कार्य होता है का एक निश्चित कार्य होता है। एक ही मनुष्य के अंदर कई प्रकार की आत्माएं होती हैं और प्रत्येक आत्मा का एक निश्चित कार्य होता है। सबसे निम्नतर आत्मा सभी प्राणियों में रहती है, जो एकदम बिल्कुल भी नीचे स्तर की है, वो सभी प्राणियों में अरिस्टोटल ने माना। और जिसके द्वारा केवल अपने को पोषित करना, खाना इकट्ठा कर लेना और कहीं एडजस्ट करके सो जाना, अपने को पोषित पालन पोषण अपना कर लेना, वो निम्न स्तर की योग्यता आत्मा माना उन्होंने। और उनका ही विचार था कि जो उच्चतम योग्यता है, आत्मा है, उच्चतम योग्यता नहीं, आत्मा है अरिस्टोटल का, वो मनुष्यों में होती है। और ऐसी उच्चतम आत्मा को, इसी उच्चतम आत्मा को बुद्धि कहते हैं। ये अरिस्टोटल का विचार था। इसी उच्चतम आत्मा को इंटेलेक्ट कहते हैं। और बुद्धि एक जन्मजात योग्यता है अरिस्टोटल के हिसाब से, और जिसकी बौद्धिक क्रियाओं का संचालन होता है। ये जन्मजात है क्योंकि ये आत्मा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्स से जो है वो होती हैं, और हर आत्मा का एक निश्चित कार्य होता है। और मनुष्य में उच्चतम आत्मा होती है और वो सारी क्रियाओं को करता है, और ये जन्मजात होती है। ये अरिस्टोटल की दार्शनिक परिभाषा कहें, ये अरिस्टोटल ने दिया था। इसके संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि 19वीं शताब्दी में बड़े बड़े विज्ञानियों ने बहुत ढंग से इसको परिभाषित करने के लिए, इंटेलिजेंस को परिभाषित करने का प्रयास किया, मगर कोई भी व्यक्ति बहुत निष्कर्ष पे नहीं, कोई एक या दो फैक्टर को लेके अपनी परिभाषा देता था, कोई 3-4 फैक्टर्स को लेकर के करते थे, कोई अन्य किसी 2 फैक्टर्स पे करते थे, लेकिन किसी का भी जो परिभाषित करने की परिभाषा जो थी वो ग्लोबल नहीं मानी जा रही थी, ग्लोबल नहीं थी, मतलब चौमुखी, जो हर पक्ष को और आश्चर्य की बात यह है कि आज भी कोई चौमुखी या ग्लोबल डेफिनेशन इंटेलिजेंस का मौजूद नहीं है। मैं आपको एक घटना बताऊं कि 1910 से लेकर के 1921 तक बड़े प्रयास किए गए, और 1921 में एक जो संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें 14 बड़े मनोविज्ञानी, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में ये मेंशन्ड है कि 14 बड़े मनोवैज्ञानियों ने एक सिंपोजियम का आयोजन किया, और फिर भी इस संगोष्ठी के बाद वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे, कि परिभाषित नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इंटेलिजेंस के साथ है और आज भी इसको, लेकिन फ्रीमैन ने जो भी परिभाषाएं आई उनको 4 भागों में बांटा। 4 भागों में फ्रीमैन ने इसको 4 भागों में बांट दिया। इस पे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, और इस वीडियो में यहीं तक, क्योंकि ये 16 मिनट का हो गया। गुड बाय।